दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंट स्टार्च। आजकल मॉडर्न डॉक्टर बोले अगर डायबिटीज है लो आलू को बॉयल करके ठंडा कर दो, 10 एक घंटे पड़ा रहने दो, इट बिकम्स रेजिस्टेंट स्टार्च। 90% ऑफ सेरोटोनिन वो हमारे गट में पैदा होता है, जो हमारे मूड को अपलिफ्ट करके रखता है। पहले हमारे एक सिस्टम था गुड़ती देना जी। गुड़ती के पीछे साइंस थी। जो घर में सबसे हेल्दी बंदा होता था उसको गुड़ती देते थे। वो अपने मुंह में गुड़ डाल के बच्चे के मुंह में डालती थी। वो दैट वाज बेसिकली ट्रांसफरिंग ऑफ बैक्टीरिया। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर राजेश जैन, जिनकी हेल्थ पर अपनी एक स्टडी है। इनसे जब भी बात होती है तो कुछ नया सीखने को मिलता है। आज भी कुछ ऐसा ही है। जिस फूड को हम बहुत बार हमारी हेल्थ के लिए कल्प्रिट मानते हैं, उस फूड को हम कैसे हेल्दी फूड में बदल सकते हैं, उस पे बात शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया। हमारा ना काफ़ी लंबा गैप पड़ गया। पहले हमने फ्रिक्वेंट की बातें और हमारा टॉपिक रहा है यूजुअली हेल्थ भी। तो मैं ना पिछले दिनों एक बात स्टडी कर रहा था जब हमने ये प्लानिंग की पॉडकास्ट की। अब तक इतनी स्टडीज़ नहीं हुई गट हेल्थ पे, लेकिन पिछले कुछ लास्ट 2 डेकेड्स में जो स्टडीज़ हुई हैं गट हेल्थ पे, कि साइंटिस्ट ने ये मानना शुरू कर दिया है कि गट इज़ नॉट ए सेकंड ब्रेन, इट्स गोइंग टू बी फर्स्ट ब्रेन वेरी सून। ब्रेन की भी हेल्थ है ना, वो भी गट से ही कंट्रोल हो रही है। अगर आप कोई डिप्रेशन में जा रहा है या कुछ मूड स्विंग्स हैं, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके खाने पे, कैसा खा रहे हो और उसमें कितनी एडिक्शन है इन द फॉर्म ऑफ शुगर और अदर जो आम इंसान ले रहा है। तो आपका टेक क्या है इस पे? देखो, सब लोग मतलब एक ही लाइन में चल रहे हैं। मेरा व्यू डिफरेंट नहीं है, लेकिन बेसिकली ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दादा परदादा कर रहे थे या उससे पीछे चल रहा था, वो इस तरह का खाना खाते थे या उस तरह का रहन सहन था कि वो गट बैक्टीरिया है वो अच्छी तरह से फलता फूलता था, ठीक, फ्लरिश करता। और ड्यू टू अर्बनाइजेशन बहुत सारा हमारा वो गट बैक्टीरिया कॉम्प्रोमाइज होता है, ठीक है। जैसे जंक फूड हो गया, मान लो मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड में आपके गट को कुछ नहीं मिलता, पिज़्ज़ा में कुछ नहीं मिलता, ठीक है। ये जितनी भी स्पेशली सो कॉल्ड अमेरिकन फूड है वो हमारे गट के लिए ठीक नहीं है। अल्कोहल है, पहले हमारे दादा परदादा के टाइम में इट वाज नॉट यूजुअल, वेरी रेयर, ओकेजनली जो होता था, ठीक है। बट इट डिपेंड्स ऑन फैमिली टू फैमिली। कुछ फैमिली में चलता था, शायद फैमिली में एब्सोल्युटली नहीं चलता था। जी जी ठीक है। तो वो अल्कोहल आज की डेट में इतना ज़्यादा पेनिट्रेट कर गया है जी कि वो हमारा गट बैक्टीरिया उससे कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ठीक है। तो इस तरह से और बहुत सारी खाली खाना पीना नहीं है, हम किस एनवायरनमेंट में सांस ले रहे हैं, ठीक है, किस सिचुएशंस में हम काम करते हैं। हमारा चाइल्डहुड क्योंकि वहाँ से ही सीडिंग हुई है इसकी। हमारा बर्थ कैसे हुआ था जी, कि अगर तो नेचुरल बर्थ हुआ है तो आपका गट बैक्टीरिया और अलग होगा, अगर आपका सी सेक्शन से हुआ है तो आपका बैक्टीरिया और होगा। और उसके लिए भी ये कहते हैं जैसे हमारी फिंगरप्रिंट है ना, ये सबकी अलग होती है, ऐसे हर एक बंदे का गट बैक्टीरिया अलग होता है, मतलब बिल्कुल भी सेम नहीं होता, जी। क्योंकि आपका
लाइफस्टाइल या आपका खाना पीना अलग है, मेरा जी। खाना पीना अलग है, मेरा रहना सहना अलग है, मैं अलग तरह की उसमें रह रहा हूँ, आप अलग तरह। तो उसी तरह से ये चेंज होते हैं। तो बेसिकली चलो ये है कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। हमारे गट के अंदर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है, और उसमें भी दो तरह की वैरायटी है। एक गुड बैक्टीरिया है जो हमें हमारा खाना डाइजेस्ट करने में, उसमें से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में वो हेल्प करता है। एक है वो बैक्टीरिया जो हमारे फूड को लेके उससे टॉक्सिन बनाता है, मतलब बैड बैक्टीरिया है, वो टॉक्सिन बनाता है। और दोनों में अंतर क्या है? जो हमारा गुड बैक्टीरिया है उसको जीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है, उसके लिए शुगर उसका फूड नहीं है, ठीक है, या जो हम ये चिप्स और पिज़्ज़ा ये वो उसका फूड नहीं है, उसका फूड है मेनली फाइबर, ठीक है। एक नई टर्मिनोलॉजी है जो एक्चुअली पहले चल रही थी लेकिन उसको नाम नहीं दिया गया हुआ था, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंट स्टार्च। ओके। ठीक है, वो आज की डेट में मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसको किया जा रहा है। मैं भी उसके पास मतलब उसको किया, मेरे को इफेक्ट आया। तो रेजिस्टेंट स्टार्च जो है वो है क्या? जैसे आलू है, आलू को बॉयल करो, आजकल मॉडर्न डॉक्टर बोले नो आलू, जी जी। अगर डायबिटीज़ है नो आलू, इसके लिए नो आलू, ठीक है। जबकि उसको आलू को बॉयल करके ठंडा कर दो, 10 एक घंटे पड़ा रहने दो, इट बिकम्स रेजिस्टेंट स्टार्च। ओके। ठंडा करके, जैसे हमारे पुराने टाइम में आलू कचालू की चाट होगी या कोई भी चाट ऐसे घर में बनती थी ठंडे आलू की, ठीक है, वो पर्पस बिहाइंड वाज कि रेजिस्टेंट स्टार्च कर। या जो रोटी है, बासी रोटी खाते थे, ठीक है, या रोटियां आपने शायद देखा होगा हमारे घरों में पहले इकट्ठी बनती थी, ठीक है, जब वो कूल डाउन होती थी, कूल डाउन होने के बाद खाते थे। जी। उससे रोटी एक तो सॉफ्ट हो जाती है, प्लस उसमें पार्शली रेजिस्टेंट स्टार्च बन जाती फिर वो थी भी रोटी, फुल्का नहीं था, थोड़ी थिक, है। हाँ, और ठीक होती थी। उसमें फाइबर भी कंटेंट सफिशिएंट था। तो बेसिकली हम अगर रिफाइंड खा रहे हैं। ब्रेड का भी कॉन्सेप्ट देखें, जब बनती है, आप अगर बिल्कुल बेकरी से निकलती निकलती ब्रेड आप खा नहीं सकते, नहीं खा सकते। बिल्कुल सॉफ्ट उस तरीके से चुई उसी होती है। हाँ जी। वो नेक्स्ट डे जब तक वो ठंडी होके आप उसको रीहीट कर सकते हो, जी जी जी। ठीक है। तो वो ब्रेड वो भी पार्ट ऑफ द फर्मेंटेशन ही है। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। हाँ, नहीं, फर्मेंटेशन अलग चीज़ है। फर्मेंटेशन है जब जो डो को हम फर्मेंट करते हैं जी ब्रेड बनाने के लिए, जी जी जी। वो अलग कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन उसका कंसेप्ट बेस अलग है। जी जी लेकिन रेजिस्टेंट स्टार्च की मैं बात कर जी। रहा हूँ। हाँ जी। रेजिस्टेंट स्टार्च इज ए फूड फॉर द गट बैक्टीरिया, ओके। ठीक है। एक है हमारे टाइप ऑफ गट बैक्टीरिया, इसको इंक्रीज करने के लिए हम प्रोबायोटिक्स के कैप्सूल खाते हैं, जी है ना, या कोई और सप्लीमेंट ले ली, ये वो वो थियरी अलग है कि हम ये लें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारे गट में ऑलरेडी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस बैठे हैं, उसमें अगर 10-12-100 आप अगर और डाल देते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, उसको फूड अगर देंगे तो वो मल्टीप्लाई करेगा, राइट काइंड ऑफ फूड देंगे, वो खुश होगा, ठीक है। अगर वो खुश है तो हम खुश हैं। अगर उनको फूड नहीं दिया, उनके दुश्मनों को फूड दे दिया, तो नेचुरली वो रेशो डिस्टर्ब होगी, हाँ, तो हेल्थ प्रॉब्लम शुरू होंगी। तो उसमें ये है कि कई बार क्या होता है जी, ये दूसरा वाला बैक्टीरिया ज़्यादा पावरफुल होता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डिसबॉयसिस। डिसबॉयसिस। डिसबॉयसिस,
है ना। और डिसबॉयसेस होने से मूड स्विंग्स होते हैं, यानी कि जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन होना, कई तरह की प्रॉब्लम होनी, है ना। मतलब डायबिटीज़ भी इसी का कारण है, या और बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसके बिगड़ने से, या वो जब दूसरे पावरफुल हो जाते हैं तो आपको कई तरह की बीमारियां आती हैं। आपका गट से स्टार्टिंग होती है डायबिटिक की, देन हाइपरटेंशन की, थायराइड की, ये थायराइड तो बेसिस है इसका, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये डिसबॉयसिस की वजह से होते हैं, से ही हो रहा है। ठीक है। तो हमें क्या क्या करना चाहिए, एक तो मैंने ये बता दिया कि हमें रेजिस्टेंट स्टार्च, इसके ऊपर काम जरूर करना चाहिए। इसमें हर तरह की स्टार्च जो हम अवॉइड करते हैं, अवॉइड ना करके उसको थोड़ा सा चेंज करो, क्योंकि दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर डेली फूड। जैसे शकरकंदी होगी, स्वीट पोटैटो, जनरली हम डॉक्टर कहते हैं नहीं जी ये नहीं खानी, मोटापा करेगी, ये करेगी, वो करेगी। कोई मोटापा नहीं करेगी। आलू कोई मोटापा नहीं करेगा, नहीं करेगा। जो इवन जो स्पैगेटी और ये कहते हैं, वो भी अगर सही तरीके से खाओ तो वो भी हेल्दी वो है। भी हेल्दी है। उसका सीधा मेरा जो फंडा, मैं क्या करता हूँ कि रोटी बना ली। और रोटी भी हम किस तरीके से बनाते हैं, रोटी आटे को पहले फर्मेंट करते हैं, यीस्ट डाल के फर्मेंट करके, जब वो पूरी तरह डबल हो जाता है उसकी रोटी बना लो, या जिस तरीके से भी आपने करना है वो बना के उसको डीप फ्रीज़र में 10 घंटे के लिए रख दो। 10 घंटे में एक बार डीप फ्रीज़र हो गया, उसके बाद उसको नॉर्मलाइज करके आप उसको रीहीट करके जैसे खाना है वैसे खा लो। उससे खटास नहीं आती वो आटे में? नहीं नहीं, अगर आप कंट्रोल्ड उसमें करते हो, जैसे फर्मेंटेशन ये वाला होता, सॉरी ईस्ट, रेडी ड्राई ईस्ट मिलता है। जी जी। ड्राई ईस्ट एक बार एक्टिव कर लिया, उसके बाद तो हम उसके छोटे छोटे डो बना के रख लेते हैं। तो उसी वही एज ए स्टार्टर, जैसे हम दही जमाते हैं, दही में हर बार स्टार्टर बाजार से ले आने की ज़रूरत नहीं है, वही आगे आगे चलता है। ऐसे ही मान लो एक बार बना लिया, उसके छोटे छोटे पेड़े बना के रख लिए, वो नेक्स्ट टाइम वो पेड़ा उसमें डालो। अगर वो ईस्ट से स्टार्टिंग करेंगे तो उसमें खटास या ये वो ऐसा नहीं आएगा। तो जैसे दही है, एक दही है जो ऑटोमेटिकली जमता है पड़ा पड़ा, वो वाइल्ड बैक्टीरिया से जमता है, ठीक है। वो पता नहीं कौन सा बैक्टीरिया उसको कर गया। अगर हम नॉन कल्चर लेके आते हैं, चाहे नेबर से या हलवाई से, वो हेल्दी भी है। तो वो उसमें से कोई जनरल स्मेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। तो लाइक दैट कि हम डो कभी खट्टे या ऐसे नहीं होते, ठीक है। इसी तरीके से जो हम आलू मटर बना रहे हैं, मान लो एक है आलू मटर उसी टाइम काटे, उसमें सिर्फ एक स्टेप अगर आप पहले करके रख लो कि आलू को बॉयल करके फ्रीज़र में रख के उसको नॉर्मलाइज कर लो, मटर वगैरह जो सब्जी बनानी है वो बनाई, उसमें आलू वो वाला काट के डाल दिया। शकरकंदी खानी है तो एक दिन पहले डिसाइड कर लो कि हम कल शकरकंदी खाएंगे, बस इतना हैवी एक दिन पहले अगर एडवांस में प्लानिंग कर लो तो हो जाएगी। इंस्टेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे इंस्टेंट नहीं, मतलब उसी नहीं है। टाइम हाँ। रोटी बनाई, गर्मा गर्म खा ली। वो गर्मा गर्म वाली जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में तो डाइजेस्ट हो जाती है, वो खा लेते हैं, लेकिन जो बेचारे लार्ज इंटेस्टाइन में बैठे हैं उन तक पहुंचता नहीं है कुछ, अच्छा, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। ये वाला तो चलो जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला है वो तो हमारी बॉडी को लग जाएगा, ठीक है, हम मोटे भी हो जाएंगे जो भी है। लेकिन जो हमारा जो ये सेकंड ब्रेन है, सेकंड ब्रेन में ये हम इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमारा यही पार्ट है, लोअर गट, ठीक है। तो उसको फूड देना जरूरी है, तो उसको फूड देने के बारे में जरूर सोचो भी वहाँ तक क्या पहुँचेगा। पिज़्ज़ा खा के पिज़्ज़े का वहाँ तक नहीं पहुँचेगा,
ठीक है। तो इसी तरीके से आपको खुद एनालाइज करना कि मैं क्या खाता हूँ, तो किस तरीके से यूज़ करना चाहिए ताकि यहाँ तक पहुँचे। जो बड़ी आंत है उसकी क्या है, डाइट क्या है उसकी? उसकी डाइट मेनली तो फाइबर ही है। फाइबर है, क्योंकि बेसिकली तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो बचता है, जी, ठीक है, वही आगे जाएगा। अगर मान लो हमने खाली शुगर खा ली से शुगर खा ली, शुगर तो सारी वो इधर ही पच जाएगी, शुगर वहां तक जाती ही नहीं है। ओके। हाँ, जब भी हम कोई फूड लेते हैं तो उसको पहले तोड़कर उसके कार्ब्स को अलग करके प्रोटीन और फाइबर को निकाल के सबसे पहले वो फैट में उसे ही कन्वर्ट करता है। हाँ, तो ये बेसिकली जो हमारी ये है ना, बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन जिसको कहते हैं, जी, जो फाइबर इसमें जाता है वो फाइबर को फर्मेंट करके उसको ब्रेक डाउन करके उसमें से फैटी एसिड बनता है, स्मॉल चेन फैटी एसिड। जैसे एक मीडियम चेन फैटी एसिड होता है जैसे कोकोनट ऑयल में हो गया, ऐसे लार्ज चेन होते हैं वो जो कुकिंग ऑयल वगैरह वाले हैं, ठीक है ना। ऐसे स्मॉल चेन फैटी एसिड्स हैं, वो हमारे ये गट में फर्मेंटेशन करते हैं ऑफ फाइबर। ओके, ये हमारे फूड में जो हम ले रहे हैं उसी फूड में से, हाँ उसी जैसे मान लो ब्रेक डाउन होकर निकलता है। हम ये जैसे कहते हैं होल ग्रेन का मतलब है उसमें फाइबर भी है, फाइबर उसमें बाकी चीज़ें भी हैं। जो बाकी चीज़ें हैं वो फर्स्ट गट में एब्जॉर्ब होएंगी, जो उसका रेजिड्यू है वो आगे जाएगा। ओके, इसीलिए सारे लोग कहते हैं भी हाई फाइबर डाइट लो, या जैसे फ्रूट है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग फ्रूट जूस वी मस्ट कंज्यूम द होल फ्रूट। क्योंकि जैसे मौसमी है, मौसमी में इतना फाइबर होता है, हम वो सारा फाइबर फेंक देते हैं, है ना। तो जूस मशीन में से जूस सेपरेट कर लिया, वो जो जूस है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हो जाएगा जी, वो सेटिस्फाई हो जाता है और सेकंड वाली रह जाती वो है, बेचारी भूखी है। उसकी डाइट अलग है। यस, उसकी डाइट अलग है, ठीक है। तो एज ए होल फूड हमें खाना चाहिए, ना कि उसको सेपरेट करके। आजकल जो लेटेस्ट पिछले 20-25 साल से ट्रेंड हुआ है रिफाइंड फूड का। रिफाइंड मतलब उसमें से सारी जितने भी फाइबर्स हैं, फाइबर निकालो या इस तरह की चीज़ें हैं वो सारी निकाल दो, रिफाइंड खाओ, ठीक है। वो रिफाइंड वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल उससे मेन कंटेंट तो बाहर है, ठीक है। मतलब हम अपने गट के लिए जो चाहिए वो गाय भैंस को खिलाते हैं जी, है ना। बिल्कुल, वो तो डस्टबिन में फेंक देते हैं। नहीं, डस्टबिन समझ लो वो गाय भैंस को खिलाते हैं जी। जितना गाय भैंस का वो है ना एनिमल फूड जो बनता है, दैट इज ऑल फ्रॉम दी ये। जैसे मान लो आटा मिल है, आटा मिल क्या करती है, जो वीट का जो ऊपर का पार्ट है उसको सेपरेट करती है, उसके अंदर से वाइट शेल को उसको पहले पॉलिश करके निकालते हैं। जी, दैट इज गोइंग फॉर द एनिमल फीड, ठीक है। हमारे पास तो सिर्फ वो वाइट आता है, मैदा सा उसी के। हम वो वाइट चपाती देख के बड़े खुश हो जाते हैं, गर्मा गर्म वाइट चपाती। तो हमें ऐसा नहीं करके, जैसे अभी हमने घर में भी एक आटा चक्की रखी है, वो आटा चक्की में होल ग्रेन पिस जाता है, उसका साइज जैसा मर्जी हो बिल्कुल साइज फाइन आ जाएगा, मैदे जैसा भी आ जाएगा। बिकॉज वीट के तो शेल में ही फाइबर है, शेल में फाइबर है, वो हमें कंज्यूम करना चाहिए जी, शेल को जरूर कंज्यूम करना चाहिए। तो वीट इज जस्ट वन पार्ट, देन कम्स राइस आल्सो। राइस को अगर हम गर्मा गर्म खाते हैं, जो ट्रेडिशन है, तो उसी टाइम गरम गरम खा लिया तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो आपकी जो शुगर स्पाइक है एकदम बढ़ाएगा, ठीक है। क्योंकि वो फर्स्ट गट में ही उसमें पूरा कंज्यूम हो जाएगा। उसको कहते हैं कि ये फर्स्ट 45 मिनट में ये आपके जो भी कार्ब्स हैं उसको तोड़कर
ब्लड में कन्वर्ट कर ब्लड में, देती है हाँ ग्लूकोज में। हाँ। तो उसका भी जो सही तरीका है कि चावल को बॉईल करो, उसको ठंडा करो 10 घंटे, उसके बाद उसको रीहीट करना है या वटेवर तरीका करना है, तब खाओ, फिर वो रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। तो उसका जो मैंने जो थोड़ा सा एक एनालाइज किया है कि स्पेशली हमारे शायद यहाँ ट्रेडिशन नहीं था, साउथ इंडिया में है, वहाँ पर कर्ड राइस खाते हैं। वो कर्ड राइस के पीछे जो स्टोरी है वो यही है कि जब तक हम चावल को करके उसको ठंडा करते हैं और उसमें बैक्टीरिया डेवलप करते हैं, ठीक है, तो राइट काइंड क्या है, वैसे तो वो लोग क्या करते हैं, चावल बॉयल करके उसको लस्सी में डाल देते हैं, बटर मिल्क में, ठीक है, अब कुछ लोग दही में डालते हैं, तो दैट इज़ वन वे। लेकिन मैंने जो किया है कि जब हम कोई भी चावल या इस तरह की चीज़ बनाते हैं, वो जब तक ठंडा होएगा वो इनवाइट करेगा वाइल्ड बैक्टीरिया को, क्योंकि वो राइट फूड हो गया उनके लिए। एज एंड व्हेन उनके लिए टेम्परेचर सूटेबल हो गया तो वाइल्ड बैक्टीरिया उसमें आ जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम जो राइस किया है, बॉईल किया है, उसमें थोड़ा सा दूध डाल दो, ठंडा दूध डाल दो, जो हमने बात ताकि उसका टेम्परेचर कम हो जाए, टेम्परेचर डाउन करने के लिए। टेम्परेचर डाउन करने के लिए। जी। थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन जब हो जाएगा, उतना टेम्परेचर कर लो जिस टेम्परेचर पर हम दही को जाग लगाते हैं, ठीक है। जब उसमें एक बार दही का जाग लग गया, दैट मीन्स जो इनविटेशन ऑब्वियस वो टू वाइल्ड process- बैक्टीरिया हाँ है जी, हाँ जी। वो खत्म हो जाएगी। जी जी जी। ये वाला दही वाला बैक्टीरिया उसमें डेवलप हो जाए। और डेवलप हो जाएगा। इन द मीन टाइम वो ठंडा हो जाएगा, 10 घंटे छोड़ दो, 10 घंटे छूट गए, उसके बाद उसमें इतनी वो हो जाएगी कि और बैक्टीरिया उसमें नहीं आए, उनकी अपनी स्ट्रेंथ सफिशिएंट हो जाएगी। एंड जो वो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस है, वो राइस के अंदर डीप पेनिट्रेट कर जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद उसको जैसा भी आपने ऑब्वियस वो हेल्दी आपके हाँ, गट के लिए उसको हेल्दी करी हो गए। पत्ता डालो, हाँ जी, मिर्च डालो, फ्लेवर सरसों डालो, जैसे भी उसको गार्निश करना है, जो आपको टेस्टी लगता है उस तरीके से खाओ। दैट इज़ मोस्ट हेल्दी। कि वो हम अगर प्रोबायोटिक खाता तो ये प्रोबायोटिक का बाप होगा, ठीक है। ये आपकी डेली रूटीन में रहेगा। हाँ, डेली रूटीन आपके में रहेगा। मतलब चीपेस्ट राइस खाने का इससे बढ़िया और तरीका नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एक है, रेजिस्टेंट स्टार्च भी मिल गई, और जो बैक्टीरिया का आपको, क्योंकि हमारा जो ये डाइजेशन सिस्टम है, जो स्टमक है, स्टमक का एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि उसमें कोई भी बैक्टीरिया बच नहीं सकता। कि जब हम खाते हैं तो वो इतना स्ट्रांग है, बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म है कि हमारे खाने के साथ कुछ भी चला जाए, अंट शंट, वो उसको ख़त्म कर देगा, इतना स्ट्रांग एसिड है। अब एक बार सारा खाना एक बार पहले एसिड में से जाता है, फिर नेक्स्ट आता है जो बाइल है, जो बहुत स्ट्रांग एल्कली है, यानी कि एंटी एसिड समझ लो, हाँ जी, ठीक है। तो खाना उसके बाद न्यूट्रल होके तब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। भी एसिड का काम है पूरा एकदम उसको ये कर देना, नॉट ओनली डाइजेस्टेबल स्टेज पे ले जाना उसे। पैथोजेंस या कोई भी ऐसे हैं कि पैथोजेंस नहीं रोक सकते, तो हमारा गुड बैक्टीरिया भी, अगर हमने कैप्सूल खा भी लिया, वो कैप्सूल हमारे उसको बाईपास नहीं कर सकता, वो उस प्रोसेस से वो उसे ब्रेक डाउन करके ही आगे जाएगा। जाएगा। हाँ जी। अब कुछ लोगों का गट बैक्टीरिया इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है, तो उनको इमीडिएट ज़रूरत होती है कि हमारा, क्योंकि ये कैप्सूल खाने से नहीं होगा। अब कुछ वैरायटीज़ हैं जो बाईपास कर जाती हैं ये एसिड्स को, लेकिन आजकल लेटेस्ट एक बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसको कहते हैं फीकल ट्रांसप्लांट।
फीकल ट्रांसप्लांट। फीकल ट्रांसप्लांट ओके जी। वो करते हैं कि एक हेल्दी पर्सन का, जी जी। हेल्दी पर्सन का जिसकी नॉन हिस्ट्री है कि इसको कभी कोई बीमारी नहीं हुई, प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ, हेल्थ इशू हेल्दी है, हाँ जी। तो उसका उसके पेट में से लेके, ठीक है, इसको लिटरल वर्ल्ड में पॉटी लेके जी 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 वो जी। पॉटी ही द्वारा वो कर देते हाँ हैं। जी, जो अनहेल्दी है उसको इंसर्ट हाँ, की जाती है। यस। तो वो इमरजेंसी कंडीशंस में करते हैं, डेफिनेट। ठीक है। बहुत महंगा ट्रीटमेंट है, जी सस्ता नहीं है। जी। तो सुनने में शायद डिफरेंट लगता है। नहीं, ये मैंने भी सुना है, ऐसा ट्रीटमेंट है। हाँ, वो एक्सट्रीम केसेस में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है और गट रिवाइव नहीं हो रहा तो ऐसी ट्रीटमेंट दी जाती है। मतलब बहुत सारे काम चल रहे हैं इसके ऊपर। तो बेसिकली नटशेल जो है, हमें वो चीज़ें खानी चाहिए जो हमारे गट को हेल्दी रखे। अब इसका तो आपको पता चल ही गया कि अगर अनहेल्दी है तो डायबोसिस होता है और इतनी इतनी प्रॉब्लम होती है, जो मेंटल प्रॉब्लम्स इसके थ्रू होती। इसी तरीके से 90% ऑफ सेरोटोनिन वो हमारे गट में पैदा होता है, जो हमारे मूड को अपलिफ्ट करके रखता है। गाबा गाबा है, सेरोटोनिन है, ऐसे जो ब्रेन को हमारे को खुश रखने के। जी तो जैसे मान लो हम किसी को हग करते हैं, हग करने से ही हमारे वो अंदर एक आती है अभी, बिल्कुल कई तरह के हार्मोन्स पैदा होते हैं, डेवलप होते हैं हमें जी। हार्मोन्स बॉडी है उसमें basically। रिएक्ट करती है हाँ, और आपको अच्छा लगता है। अच्छा लगता वो है, इन द वे वही यस। केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी में। तो ये वो सारा काम हमारा गट बैक्टीरिया कर रहा है, 90% उस तरीके से पैदा होता है। मैं इसमें ना थोड़ा इंक्लूड करता हूँ, मेरी जब बेटी छोटी थी तो हमने चीज़ें सीखनी और समझनी शुरू की बच्चों के अकॉर्डिंग। तो हम यूजुअली चीज़ों के लिए अवेयर नहीं होते लेकिन करते हैं। हम बच्चों को यूजुअली उसको किस करते हैं उसकी चीक्स पे, गालों पे जब करते हैं तो बच्चे के एक उसके गले में कुछ ऐसा ही मुझे केमिकल नेम तो याद नहीं है लेकिन उसमें एक रिएक्शन आता है सिक्रीशंस होती हैं, जिससे उस रिएक्शन से बच्चे का पेट हेल्दी होता है, उसकी गट हेल्थ को वो पॉजिटिव रिएक्शन देता है। तो ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेचर ने पता नहीं क्यों हम जब करते हैं तो ऐसे डेवलप कर दिया है कि हम यूजुअली बच्चों को हग कर लेते हैं, जहाँ सहला देते हैं, दूसरों को बच्चों को भी, है ना। तो वो उनके लिए बहुत हेल्दी है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हमारे एक सिस्टम था गुड़ती देना, जी है ना। वो गुड़ती क्या करते थे, गुड़ती के पीछे साइंस थी। जो घर में सबसे हेल्दी बंदा होता था, है ना, मेनली जो बुआ होती है समझ लो, ठीक है, अनमेरिड है, अभी अभी घर में रहते हैं बच्चे, उस टाइम बड़े भाई का बच्चा हो गया तो उसको गुड़ती देते थे। वो अपने मुंह में गुड़ डाल के बच्चे के मुंह में डालती थी। तो दैट वाज बेसिकली ट्रांसफरिंग ऑफ बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, गुड कि ये हेल्दी है। अब तो फिकल ट्रांसप्लांट करेंगे जी। ठीक है, वो फिकल के बजाय वो था कि इस फैमिली में है, इस फैमिली के हेल्दी जो बैक्टीरिया है वो बच्चे में आ जाए। क्योंकि कुछ तो वो अपने बर्थ से लेके आता है, जैसे मैंने बोला कि अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो उसको उस तरह का मिला, फिर उसके बाद उसको क्या एनवायरनमेंट मिला, उससे उसका गुड बैक्टीरिया डिपेंड करता है। हमारे पुराने सिस्टम की जो जिसके दांत अच्छे हैं, जिसकी हेल्थ अच्छी है, उससे गुड़ती दिलाते थे, ठीक है, वो यही पार्ट था। तो अब ये है कि हमें क्या क्या और चीज़ें खानी चाहिए या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए भाई, हम डायबोसिस की तरफ ना जाए, हेल्दी गट की तरफ जाएं। एक तो मैंने बोला अल्कोहल हमारे लिए बहुत बुरी चीज़ है, ओकेजनली ले लो, लेकिन
ये कोई हेल्दी फूड नहीं है, हेल्दी फूड नहीं है। आयुर्वेद में तो इसका मीन्स ऐसे इसीलिए बाहर रखा गया है। मैं इसमें थोड़े और मैं भी इनपुट करता हूँ कि हमने फर्स्ट पॉडकास्ट जब की थी वर्मी डिकम्पोस्टिंग पे बात हुई थी हमारी, तब भी हमने ये बातें की थी। अपना एरोबिक है ना, एरोबिक और एनारोबिक। एनारोबिक। फिर वो जो बंद में हो रहा है और वाइन का प्रोसेस ही वही है, तो फिर वो नेगेटिव ही जाएगा, वो पॉजिटिव में नहीं रहेगा। नहीं, वो ऐसा नहीं है जी, मुझे ऐसा लग रहा था। नहीं, ओके, ऐसा नहीं है, प्लीज करेक्ट मी। उससा नहीं है। हाँ जी, देखो, जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो फ्रेंडली है। हाँ जी, आज की डेट में फ्रेंडली है। आज से अगर बिलियन ईयर्स ऐसे पीछे जाएंगे तो उस टाइम जो ऑक्सीजन थी इट वाज नॉट गुड फॉर दी बैक्टीरिया। वो नाइट्रोजन में रह के खुश थे। अच्छा जी, मतलब नाइट्रोजन ही इनहेल करते थे, नाइट्रोजन में ही पलते बढ़ते थे। ओके, तो उनके लिए ऑक्सीजन वाज पॉइजन। ठीक है, तो धीरे धीरे ये इवॉल्व हुए, तो ऑक्सीजन में उन्होंने सांस लेना शुरू कर दिया। मतलब वी आर पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, तो अब जितने सरफेस के ऊपर ये है वो सारे ऑक्सीजन वाले हैं। उसको कहते हैं एरोबिक। ठीक है, भी हम अगर सांस ले रहे हैं, हमारे दूसरे बंदे भी ऑक्सीजन में सांस ले रहे हैं, वी आर ऑल को एग्जिस्टिंग फ्रेंडली। अब जो बंदा नाइट्रोजन में सांस ले रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन में रह के जिंदा है, वो जरूरी नहीं है कि हमारा दुश्मन हो। वो अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। ठीक है, लेकिन उनमें भी दो कैटेगरी हो सकती हैं। ऑक्सीजन वाले में जो एरोबिक है उसमें दो कैटेगरीज नहीं है। ठीक है, उनमें दो तरह की कैटेगरीज है। उसमें कुछ पैथोजेनिक है, अच्छा, कुछ नेचुरल फर्मेंटेशन है। ओके, क्योंकि जो पैथोजेनिक है वो हमेशा टॉक्सिक नेचर के ही होंगे, वो आपको तंग करेंगे या कुछ करेंगे। जैसे दही है, दही ऑक्सीजन में नहीं जमता है। दही जो है उसकी फर्मेंटेशन होती है, इट इज़ अ गुड बैक्टीरिया। ऐसे ही अगर हम किसी और चीज़ को, जैसे हम कांजी बनाते हैं, ठीक है, कांजी जो है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। ओके, वो भी बंद, ये भी बंद करके रखना पड़ता है उसको, तभी वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, वो मतलब उसमें दो तरह की है। नॉट ऑल ओके, एनारोबिक आर बैड फॉर अस। ओके, तो मैं अम्बली की भी बात करूंगा, वो टोटली ये तो कांजी और ये अम्बली अम्बली को तो हम खुला ही रखते हैं, जब उसको तो बंद करके भी नहीं रखना पड़ता। और एयर बेसिकली देखो, खुला तो रखते हैं जी, बेसिकली वी आर अट्रैक्टिंग वाइल्ड बैक्टीरिया इनटू आम्बली। हाँ जी, जबकि कांजी में आई प्रेफर यूज एज स्टार्टर। ओके, कि जो पुरानी कांजी है या कोई भी, इसका इनोकुलम उसमें कर दिया जाए, ओके, ताकि वाइल्ड में से यू नेवर नो कि क्या आएगा। बिल्कुल, हालांकि उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके की, मतलब मेलांज ऑफ सो मेनी बैक्टीरिया मिलेंगे आपको अम्बली में, लेकिन उसमें जो ज़्यादा पावरफुल होगा वही टेक ओवर करके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जो स्ट्रांग है उसी ने टेक ओवर करना। हाँ, इस मतलब इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्क, हाँ, तो उसको स्टार्टर दे थोड़ा दो। सा इनोकुलम वो कर दो, हाँ जी, ताकि पुराने वाले में से जो नोन है भी, जिस उसका थंब रूल ये होता है कि जो खाने में स्वीट स्मेल आए या प्लेजेंट स्मेल है, जो हमें अच्छी लगती है, चाहे खट्टी हो चाहे किसी टाइप की हो, और हमें गले से उतारने में कोई दिक्कत ना लगे। जिसकी स्मेल बैड है और हमें खाने में कड़वाहट है या डिफिकल्ट टू इनटेक है, हाँ, उसको नहीं खाना चाहिए। तो अब ये आ गया कि मैं कह रहा था कि हमें कौन कौन से फूड खाने चाहिए, कौन कौन से अवॉइड करने चाहिए। खाने में अगेन नंबर 1 इज रेजिस्टेंट स्टार्च। भी आप अपने फूड में से जितनी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स को इस तरीके से कन्वर्ट करो कि वो
रेजिस्टेंट स्टार्च में बन जाए। आलू को खाओ, शकरकंदी को खाओ, मैदा, पास्ता, ये वो सब खाओ, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके। सीधा जो गरम परोठा, उधर से आलू बॉयल किए, परोठे में स्टफ किए, परोठा गर्मा गर्म खा लिया दही के साथ, ठीक है, दैट इज अवर यूजुअल पंजाबी ब्रेकफास्ट, है ना। वो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, आलू एक दिन पहले प्रोसेस करके रख लो, और आटे को जो है अगर थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकते हो तो एक दिन पहले आलू का परोठा बना के रख लो, अगले दिन उसको गर्म करके खा लो। तो रेजिस्टेंट स्टार्च का तो ये चाट खाओ, आलू की चाट, इमली डाल के, नींबू डाल के, जैसे पहले खाते थे। आलू के साथ कचालू भी है, आजकल कचालू मिलता ही भी नहीं है, क्योंकि डिमांड उस तरीके से कम हो गई कि लोग कहते हैं जी दीज थिंग्स आर नॉट हेल्दी, लेकिन खानी चाहिए, सब कुछ खानी चाहिए। फिर हमें एक हफ्ते में मिनिमम से मिनिमम 30 तरह के फल और सब्जियां खानी चाहिए इन टोटलिटी। ओके, तो ये नहीं है कि आलू खा रहे तो आलू ही खा रहे हैं, है ना, भिंडी खा रहे तो भिंडी खा रहे हैं, सेब खाओ, केला खाओ, अनार खाओ, ये खाओ, हर सीजनल जो अवेलेबल है। अनार अगर खा रहे हो तो अनार का जो अंदर वाला पार्ट है वो जरूर साथ में चू करके खाओ। लोग क्या करते हैं, हाँ, सीड का जो पार्ट है दैट इज फूड फॉर अवर गट, कि हम वो क्या करते हैं, अनार ऐसे ऐसे करके बाकी सारा फेंक देते हैं, होता है, उससे बढ़िया फिर जूस पी लो, ठीक है। तो फल एज ए होल खाओ जहाँ तक पॉसिबल हो, ठीक है। मौसमी खाओ, मौसमी को सिर्फ उसके सीड और छिलका निकालो, लेकिन बाकी सारी मौसमी को, मे बी इट विल टेक सम टाइम टू, उससे वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जितनी देर मुंह में रहेगा, मुंह का सलाइवा जो है उसमें इन्वॉल्व होगा और उतना जल्दी आपको अच्छे से डाइजेस्ट होगा। या डाइजेस्ट होगा। तो तरह की चीज़ें हैं छोटी छोटी, हम कर लें तो इसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो अवॉइड करने वाली है, मैंने बताया कि अल्कोहल, ये जंक फूड्स, रिफाइंड, एवरी काइंड ऑफ रिफाइंड, एंड स्पेशली फिर वो आ गया पैक्ड फूड, जो फूड फैक्ट्री में से निकल के आ गया, ठीक है, उसमें पता नहीं कितने कितने के प्रिजर्वेटिव्स हैं। जहाँ प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो प्रिजर्वेटिव हमारे गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, एनी फूड जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो। शेल्फ लाइफ क्यों ज़्यादा होती है कि मान लो हमने बना के रखा, अगर तो वो 10 मिनट में ख़राब हो गया, है ना, दैट मीन्स बैक्टीरिया जो है उसमें इन्वेड कर गए। अगर वो 24 घंटे बच गया, दैट मीन्स उसमें रेजिस्ट किया। अगर 6 महीने रेजिस्ट नहीं किया, अगर 6 महीने वो बैक्टीरिया नहीं आया, तो हमारे अंदर वाले बैक्टीरिया कैसे खाएंगे। आप सेब काट के रखते हो, इमीडिएटली वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो दैट मीन्स वो अच्छा फूड है। अगर उसके ऊपर कोई ऐसी कोटिंग हुई है कि सेब अगर 6 महीने खराब ना हो, तो दैट मीन्स हमें नहीं खानी चाहिए ऐसी चीज़ें। तो जो भी फूड फैक्ट्रियों में से निकला है, फैक्ट्रियों वालों को आपके गट हेल्थ या आपके उस कोई वो नहीं है, उनको अपने प्रोडक्ट से मतलब है, ठीक है। तो हमें वो चीज़ें अवॉइड जरूर करनी चाहिए। मतलब जो अल्कोहल है, अल्कोहल हमारे इसमें नहीं आनी चाहिए, दैट इज़ नंबर 1। रादर नंबर 1 शुड बी एंटीबायोटिक्स। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, थोड़े अगेंस्ट बोल रहा हूँ, आपके अगेंस्ट बोल रहा हूँ, लेकिन एंटीबायोटिक शुड बी यूज्ड whenever it is extremely necessary, like if you have performed a surgery, ठीक है, then we have no choice, ठीक है। normally
if there is some problem with the diarrhea or something, gut help will repair itself. ठीक है, वो उसके लिए एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है. एंटीबायोटिक जो है वो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता. मतलब हर छोटी मोटी बीमारी के लिए हमें एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं. हाँ, स्पोर्टिव मेडिसिन चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो, वो स्पोर्टिव मेडिसिन ले लेनी चाहिए, ना कि एंटीबायोटिक. क्योंकि एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है. एक उसमें रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, रेजिस्टेंट ये कहते हैं जिसको MSR कहते हैं, कि एक बार रेजिस्टेंट होगी फिर उसका इलाज किसी के पास भी नहीं है. फिर कोई भी तरह के एंटीबायोटिक काम नहीं करते. तो वो तो एक अलग चैप्टर है. लेकिन बेसिकली वी कम टू गट बैक्टीरिया की एक बार अगर हमने एंटीबायोटिक खा ली, वो एंटीबायोटिक ने गुड बैक्टीरिया का और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस ख़राब कर देना है. इसलिए आपको जब आप एंटीबायोटिक लेते हो तो आपको डायरिया भी होता है. कि बहुत से लोग जब एंटीबायोटिक खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर रहे, उनका डायरिया, वो उसको कहा जाता है कि ये इससे नॉर्मल. लेकिन उसमें होता क्या कि गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया सारे निकल जाते हैं और उसको दोबारा से सेटराइट करने के लिए इट कैन टेक अप टू 6 months और 1 year. तो उतनी देर तक यू हैव टू फाइट. तो जो ये बैड बैक्टीरिया अगर सेटल, उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है कि आपको हाइपरटेंशन हो सकती है, आपको मेंटल सिम्टम्स हो सकते हैं, आपको स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एक्जिमा हो गया या बहुत सारी स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है. वीकनेस हो सकती है, थकान हो सकती है. ठीक है, आपका काम करने को मन नहीं करेगा. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं. अगर हम इसको अवॉइड कर लें और अच्छा खाना खुद के लिए और बैक्टीरिया, तो पहले ये सोचो कि मैं बैक्टीरिया को क्या खिलाऊं. ठीक है, अब उसके लिए हमारे जो पुराने सिस्टम वाले थे, हम कांजी पीते थे. कांजी का लिक्विड की अलग इम्पोर्टेंस है. कांजी के अंदर जो नीचे कैरेट्स हैं या जिस चीज़ का भी हमने बनाया है, वो फाइबर हमारे गट बैक्टीरिया के लिए है. ठीक है, कांजी पी रहे हैं उसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेदर इट विल पास थ्रू आवर एसिड्स एंड ये वो क्वेश्चनेबल है. तो हम दही खाते हैं, दही भी जो है वो पास होगा कि नहीं होगा, वी आर टेकिंग ए चांस. भी खाएंगे, हो सकता है पास हो जाए. पास होएगा. जब पास हो भी गया, पास होने के बाद अंदर ट्रिलियंस बैठे हुए हैं. अगर तो ट्रिलियंस आपके गुड बैक्टीरिया है फिर तो वो जब भी पालेंगे आजा भाई उनके साथ. अगर वो पहले से बंदूक तान के खड़े हैं कि कोई भी आया तो उसको शूट कर देंगे, क्योंकि उनकी अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वो ओवर पावर कर लेगी. ठीक है, ऐसी कंडीशन जब हो जाती है तो दैट मीन्स बंदा बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है. तो फीकल ट्रांसप्लांट जैसे मैंने बताया वो इस तरह के बंदों की होती है जहाँ पर कुछ भी हो नहीं रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा. अदरवाइज एक सिंपल फार्मूला है फास्टिंग, ऑटोफेजी. ठीक है, कि हम अगर भूखे रहेंगे दैट मीन्स जो बैक्टीरिया है वो उनको अगर फूड नहीं मिलेगा वो मरना शुरू कर देंगे. जो हमारा गट बैक्टीरिया है वो समहाउ वो सरवाइव कर जाएगा, लेकिन जो दूसरा है, क्योंकि इसमें बेसिकली जिसकी पावर ज़्यादा है, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वो दूसरे को ओवर पावर करेगा. तो वो अगर हमने फास्टिंग कर ली, फास्टिंग में अगर हमें लगा कि
ये ओवर पावर कर रहा है, जनरली हो जाता है, जो एक्सपीरियंस पुराने हैं कि फास्टिंग करने से ये गट बैक्टीरिया सेट होता है। ऑटोफेजी जो है वो 16 आवर फास्टिंग है और 8 आवर की विंडो में ही खाना है, दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द गुड। एक आपने सुना होगा प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक होती है जो हमारे को हेल्प करती है टू ग्रो प्रोबायोटिक, कि बैक्टीरिया इज देयर। अगर हम प्रोबायोटिक खाते हैं बाहर से, ठीक है, तो दैट इज जैसे अचार है, एप्पल साइडर विनेगर है, फर्मेंटेड फूड्स है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जापान में कहते हैं नेटे कहते हैं, वो सोयाबीन से बनती है, मेरे को वर्डिंग नहीं याद है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे इसको मतलब हेल्प करती हैं टू ग्रो, दैट इज़ प्रोबायोटिक। एक होता है प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक में जैसे मैंने बताया रेजिस्टेंट स्टार्च, ये प्रीबायोटिक का काम करेगी। फाइबर प्रीबायोटिक का काम करेगी। इसबगोल प्रीबायोटिक का काम करेगी। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें प्रीबायोटिक है। प्रोबायोटिक बाद में, प्रोबायोटिक से पहले है प्रीबायोटिक। जैसे प्रोबायोटिक से पहले प्रीबायोटिक, अब आ गया पोस्टबायोटिक। ओके। पोस्टबायोटिक जो है, जो हमारे ये बैक्टीरिया है उनके पेट के अंदर से निकला हुआ लिक्विड, दैट इज कॉल्ड पोस्टबायोटिक। वो पोस्टबायोटिक ही हम अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, यानी कि उनकी पूप हमारे लिए हेल्दी है। बुटाई रेट जो है ये फर्मेंटेशन ऑफ फाइबर्स से बनता है, ओके। ठीक है। इसको कहते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड। शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो है ये रेजिस्टेंट स्टार्च और प्रीबायोटिक जो है आपके कोलोन में जो उसको उससे बनता है। ये जो देसी घी है, देसी घी में बाय डिफ़ॉल्ट है बुटारेट, ठीक है, और किसी चीज़ में नहीं, मतलब उसमें सब में है थोड़ा थोड़ा क्या, लेकिन देसी घी में है। अगर हम अपने खाने में देसी घी इंक्लूड करेंगे तो वो हमें रेडीमेड ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड मिलता है, तो दैट विल एनहांस आवर मूड। एंड ये हमने देखा होगा जब भी देसी घी हम अपने खाने में डालते हैं तो हमें वैसे ही अच्छा लगने लगता है। जी जी, उसकी फ्रेगनेंस भी, फ्रेगनेंस और तो चलो एक आई वो, हाँ जी, लेकिन वैसे ही खाने से भी सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है। तो देसी घी खाना चाहिए। फिर आपको कोकोनट में फाइबर भी है, उसमें लॉरिक एसिड भी है, और इसकी जो आउटर एक ब्राउन लेयर होती है उसमें ये ब्यूटरेट है। ब्राउन लेयर को लोग स्क्रैप ऑफ करके फेंक देते हैं, वो नहीं, वो खाना चाहिए, मतलब वो बहुत शानदार है। एक 5R की एक वो है टिप्स कि रिमूव शुगर्स, प्रोसेस्ड फूड, प्रॉब्लमेटिक मेडिसिन्स, ठीक है, उसमें एंटीबायोटिक, रिप्लेस एंजाइम एसिड बाइल एज नीडेड, मतलब इसमें फिर री इनोकुलेट विद टारगेटेड प्रोबायोटिक, फर्मेंटेड फूड एंड प्रीबायोटिक्स, रिपेयर gut lining using glutamine, zinc and omega-3, rebalance, ensure good sleep, stress management, circadian alignment and movement, ठीक है। भी ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, मतलब ये चीज़ें करने से मेनली ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये लास्ट वाला बताया, इसमें मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द पार्ट, ठीक है, और खाना तो है ही, ब्रीदिंग, गुड एयर, जैसे गार्डन्स में जो काम करते हैं, प्लांटेशन करते हैं,
उससे भी बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया एक्सचेंज होता है, ठीक है। अच्छी ऑक्सीजन लेनी चाहिए, सॉइल से जो हो रहा है गुड सॉइल के बैक्टीरिया। साथ इन टच, नंगे पाँव सैर कर लेनी चाहिए, उससे भी होता है। मैंने पिछले दिनों में गट पे जो मैंने मेरे प्रोस्पेक्टिव से मैंने भी कुछ होमवर्क करने की कोशिश की थी। तो प्रेजेंटली हम लोग जो खा रहे हैं, एक तो ग्लाइमेक्स लोड उन जो हमारा फूड इनटेक है वो कंसीडर ज़रूर करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि पोटैटो और स्वीट पोटैटो भी जो है स्वीट पोटैटो है, वो उसका जो कार्ब्स हैं जहाँ वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, तो गट के लिए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लो ग्लाइमेक्स इंडेक्स है उनका, तो वो बहुत अच्छे हैं। जापान में कुछ हैं जो स्पेशली उनकी लॉन्जेविटी है, जो एवरेज एज उनकी अराउंड 90-95 है। तो उनमें तो कुछ लोग हैं जो मोर देन 100 ईयर दे आर स्टिल हेल्दी। तो वो लोग उनकी फूड में ये इंक्लूडेड है कि वो उन्होंने डेली रूटीन में ये लेना ही लेना है। और प्लस हम लोग रिवर्स, आज की जो यंग जनरेशन है वो ले रही है शुगर रश कोल्ड ड्रिंक की फॉर्म में, या इसमें भी जो फास्ट फूड में भी जो जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे, उल्टा हम लोग डैमेज कर रहे हैं, तो डैमेज को ही रोक लें, बहुत सारी हेल्थ इशू, हेल्थ प्रॉब्लम्स अवॉइड हो सकती हैं। हाँ बिल्कुल सही है। मैं अब अपनी पिछली मीटिंग में भी यही कहा था जी कि हमें वो फूड खाना चाहिए जो हमारे दादा या परदादा खाते, खा रहे थे। जी मतलब एक बार मुड़ के देख लो जी जी भी वो क्या खाते थे, हाँ जी। ठीक है। क्योंकि हमारे फूड में इन्वेजन हुई है वेस्टर्न फूड की अराउंड 1960 के आसपास। जी 60s में डालडा घी आया, जी 60s में शुगर आई, 60s में वीट और राइस का, मतलब ये सारी चीजें 60s में हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन में जो इंडस्ट्रियल कारपोरेट माइंडसेट बस इसमें वो इन्फ्यूज हो गया। इंडस्ट्रियल फूड तो हमें अवॉइड करना ही है, वो तो मैं कह ही रहा हूँ। जी 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 कोई भी फूड जो इंडस्ट्री में से घूम के आया है, जी 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 ठीक है, वो हमें नहीं खाना। मैं वीट पे आता हूँ फिर। मैं स्ट्रॉन्ग प्रो हूँ मिलेट्स पे, है ना। लेकिन मैंने जो हम लुधियाना में हैं और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, PAU वन ऑफ देम जो कर रही है वीट पे इतना काम कि उनके पास शायद कुछ 100 वैरायटी वीट की होंगी। और उन्होंने मतलब कुछ वैरायटीज़ तो ऐसी हैं कि उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि ये चपाती के लिए बेस्ट है। ठीक है, हमें नहीं पता मार्केट में हमें क्या मिल रहा है, बिकॉज हम लोग उसमें तो है नहीं उतने अवेयर। और कुछ उन्होंने ऐसे भी डेवलप किए हैं जो वाइन या बीयर के लिए उनका बेस है। सो हमें नहीं पता कि हम क्या खा रहे हैं, तो ऐसे इनटेक्स को हमें ज़रूर उन्हें कंसीडर करना चाहिए और कॉन्शियस होना चाहिए अपने फूड के लिए। पहले वैरायटी आती थी, जी जी जी, वो देसी पहले कोई नहीं है। वैरायटी थी, वीट का पौधा आता था अपने शोल्डर जी लेवल, जी जी ठीक है, तो वो हम खा रहे थे, खा रहे वो थे। हेल्दी था। आजकल पौधा आ गया नी लेवल का, नी लेवल में पूरा तुम्हारे निकल जाता, क्योंकि उनकी मेन स्ट्रेंथ है कि वाई टू गिव फूड टू दी स्ट्रॉ, स्टेम, ठीक है, ठीक है, वो अदरवाइज आज उसे तो बोल रहे हैं कि ये बॉनी कनक है, बॉडी कनेक्ट, ठीक है। शॉर्ट हाइट। तो वो हमें अगर पॉसिबल हो, अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर ना तो खेत में जा सकता है नहीं जा रहा। अनटिल वो अपनी खुद उगाए, ठीक है। लेकिन आई डोंट थिंक देयर इज सोल्यूशन, या सबके लिए ये नहीं पॉसिबल है। शिफ्ट टू मिलेट्स, ठीक है। अगर आप वो नहीं कर सकते हो, शिफ्ट टू मिलेट्स, या माय सिस्टम इज
कि हम उसको सारे को जो है रेजिस्टेंट स्टार्च में बदली करें, ठीक है, और उसको किसी तरीके से फर्मेंट करके खाएं, क्योंकि फर्मेंटेशन से बहुत कुछ बिल्कुल, बहुत सारी प्रॉब्लम कम हो जाएंगी। कम हो जाते हैं। जी जी जी। बेसिकली इट हैज़ बीन डाइजेस्टेड बाय अनदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया ऑलरेडी, हाँ जी। ऑलरेडी, कि जो प्रॉब्लम्स हमने मुंह में डालने के बाद हमारे सिस्टम को करनी है वो सब पहले कर बैठे हैं, करके रखिए। ठीक है। तो मेरे उस सोच के हिसाब से तो ब्रेड भी बुरी नहीं है, ठीक है, लेकिन ब्रेड में कई तरह के और एक्स्ट्रा ग्लूटेन डालते हैं, एक्स्ट्रा लेवलिंग एजेंट्स डालते हैं, या इसलिए नहीं खानी चाहिए। कोई नॉन सोर्स से मिलती हो जो फर्मेंट करके नेचुरल आटे को बनाते हो, वो हमें लेनी चाहिए, वो मच बेटर है। मच बेटर है। कुछ लोगों ने ऐसा भी करना शुरू किया है कि डायरेक्ट अब फार्मर्स से कांटेक्ट में आ रहे हैं लोग, हाँ वो भी तो ठीक है, वो उन्हें लगता है कि ये रिलायबल सोर्सेज हैं, विच इज़ मच बेटर वो बहुत वे बढ़िया, टू। बहुत बढ़िया। हाँ जी। जो एक और चीज़ जो मैं कहना चाहता था कि अबाउट साउथ इंडियन फूड, जी। साउथ इंडियन फूड में स्पेशली जो इडली एंड डोसा है वो एक बहुत बढ़िया और बैलेंस्ड फूड है। उसमें फर्मेंटेशन भी है, उसमें बैलेंस ऑफ ग्रेन्स है कि दाल और राइस की एक रेशो है, क्योंकि जो दालें हैं वो डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं, उसमें एक एटलीस्ट एक अमीनो एसिड मिसिंग होता है। जब हम उसको राइस के साथ मिक्स कर देते हैं तो उसकी वो कॉम्बिनेशन पूरी हो जाती है, तो डाइजेस्ट होता है। तो उसमें ठीक है, मतलब इडली सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें ना ऑयल लगे ना कुछ लगे, स्टीम फर्मेंटेशन होने के बाद स्टीम लगी और वो खा लो। एंड अब विद कोकोनट चटनी स्पेशली, क्योंकि कोकोनट की अपनी इम्पोर्टेंस है फॉर गट। मैं आपने अमीनो एसिड्स पे बात की तो मुझे कुछ याद आया कि हमारे जो वेजिटेबल्स या पल्सेस भी हैं, दाल सब्जी जो भी खा रहे हैं, उनमें 10 टाइप ऑफ एसिड अमीनो एसिड्स होते हैं, और हमें टोटल चाहिए 12 टाइप ऑफ एक हेल्दी प्लेट के लिए। तो वो दो हमें स्टेपल फूड व्हीट या राइस या मिलेट से मिलते हैं। हाँ। हम इसीलिए उसे इंक्लूड करते हैं। नहीं, वैसे तो हम अगर दो दालें मिक्स कर लें, ओके कोई भी दो दालें, जी, क्योंकि जो डेफिशिएंसी इस दाल में है वो शायद उसमें ना हो। लेकिन फिर भी हम दाल इकट्ठी अकेली नहीं खा सकते, नहीं खाते। तो उसको कोई ना कोई ग्रेन चाहिए, हाँ जी। ठीक है, चाहे वो व्हीट का हो, चाहे मिलेट का हो, चाहे कोई हो, ग्रेन तो चाहिए ही चाहिए। ग्रेन इसलिए भी चाहिए कि शायद जो हमारे Carbohydrates। ब्रेन कार्ब्स के लिए कार्ब्स चाहिए, जी, बिकॉज मेंटली हम तभी सेटिस्फाई होंगे खा के जब वो Carbs ब्रेन and सेटिस्फाई protein। होगा, उसको सिग्नल तभी जाएगा। हाँ, कार्ब्स, प्रोटीन, हाँ जी। फिर उसके साथ फैट। फैट देसी घी अगर डाल देंगे तो सोने पर सुहागा होगा। जी। देसी घी खाना चाहिए जी। इन मॉडरेशन, हम्म, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए जी, और बिल्कुल अवॉइड भी नहीं करना। अवॉइड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बहुत कुछ है और हमारे एंसेस्टर्स ऐसे ही नहीं खाते खा थे। रहे थे। अगर ये यूजलेस चीज़ होती तो बहुत पहले इसको डिस्कार्ड हो निकाल गया दिया गया होता। उसको हमने रिप्लेस किया रिफाइंड फूड से। हमारा लास्ट एपिसोड एक रिफाइंड ऑयल्स के जी ऊपर जी था, होती है। तो रिफाइंड ऑयल नो 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 नो, ठीक है, रिफाइंड नहीं खाने, अनरिफाइंड खा सकते हो, लेकिन वो भी फ्रेश, जितनी देर तक 10-15 दिन का फ्रेश हो वही खाना चाहिए। देसी घी की शेल्फ लाइफ मच बेटर है, तो देसी घी अगर बिस्किट बनवाने हो तो अपने बनवाओ, देसी घी दे के तो बनवाओ, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन उसको जो शॉर्टनिंग ऑयल होता है, ये पाम ऑयल से बना है, जनरली बेकरी में यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। वो हमारे गट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देसी घी खाओ, बटर मिल्क पियो, अचार खाओ, और तरह तरह की पिकलिंग होती है, जैसे इसकी गरकिन
घर के खीरा होता है, बेसिकली छोटा खीरा होता है, वो खा सकते हैं। फिर किमची होती है, एक पत्ता गोभी से बनती है, उसको कहते हैं, दिमाग से निकल गया, पत्ता गोभी का भी अचार पड़ता है। वो सिर्फ सिंपल ब्राइन सोल्यूशन में पड़ते हैं, यानी कि नमक वाले, उसमें कोई और नहीं है। लेकिन सबसे बढ़िया जो है मैंगो पिक्कल है। मैंगो पिक्कल में जो 3-4 चीज़ें हैं वो बहुत शानदार है। एक तो कलौंजी है। जी, मसाले उसमें जो डलते हैं। कलौंजी में कहते ये है कि जो इनकी कुरान है, कुरान में लिखा गया है कि कलौंजी एक ऐसी दवाई है, कलौंजी ऐसी दवाई है जो हर मर्ज का इलाज है अदर देन मौत। तो कलौंजी इतनी पावरफुल है, ठीक है। फिर उसमें फेनुग्रीक है, मेथी। मेथी जो है वो हमारी शुगर कंट्रोल, ये वो बहुत सारी चीज़ें। मेथी का फाइबर भी बहुत शानदार है हमारे गट के लिए। कभी भी फूड पॉइजनिंग हो जाए तो मेथी को कहते हैं कि थोड़ा करो, रोस्ट करके उसको तो फिर उसमें खा है लो। सौंफ। सौंफ है। सौंफ जो है वो हमारे बहुत से जो हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। हार्मोनल डिसऑर्डर्स जो है किसी तरह के भी हो, वो सौंफ का पानी पियो, सौंफ अचार में है तो किसी तरीके से भी सौंफ खाएं तो हार्मोनल डिसऑर्डर्स को वो एड्रेस करती है। तो प्लस हमारे गट बैक्टीरिया को तो है ही। पिकल, मैंगो पिकल स्पेशली, प्रोवाइडेड के जैसा आप कोशिश करोगे घर पे बनाओ। हाँ, घर के। बाजार वाले तो बाजार वाले नहीं, भी कोई भी फूड जो फैक्ट्री में से आया है वो तो नहीं, वो नहीं खाना, विच इज़ नॉट हेल्दी, क्योंकि उसमें आपको नहीं पता कि उसने प्रोसेसिंग हिडन क्या डाला है। उन सबकी कोशिश होगी कि मेरे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो। प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो, दैट मीन्स डैमेज टू यू। वो चाहते हैं कि ख़राब भी ना हो, ये ज़्यादातर सेल्फ लाइफ भी हो, शेल्फ लाइफ के बाद ये रेडी भी जल्दी हो जाए। बिकॉज जब ये अचार बनता है उसका एक प्रोसीजर है कुछ दिनों का, तब वो ईटेबल पोजीशन में जाता है। बिल्कुल। तो वो ये चीज़ें घर पे ही पॉसिबल हैं, अदरवाइज अनहेल्दी तो मार्केट में है ही। हाँ, मिल्क जो है इन जनरल नहीं लेना चाहिए। जी जी जी। लेकिन रिसेंटली मैं देखिया भी जे ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਇਆ, इंजेक्शन देता है कि नहीं देता, या की कंडीशंस है, उसकी फूड कैसा है, आप उसे फूड कैसा दे रहे हो, उसको क्या दे रहे हो। जो कमर्शियल है वो तो बिल्कुल, वो तो इंडस्ट्रियल से फूड हो रहा है। अगर आपको शौक है दूध लेने का तो घर में एक बकरी पाल लो जी। बकरी कभी भी कमर्शियल फूड नहीं खाएगी। जब गाय भैंस जो है ना वो कमर्शियल खाती हैं, क्योंकि खेत में से बचा हुआ जो उसके ऊपर पेस्टिसाइड छिड़का हुआ है वो पेस्टिसाइड उसके अंदर जाता है, और जो आप कमर्शियल फूड उसको दे रहे हो वो उसको खाना पड़ता है। ठीक है, उससे उनको डायबिटीज़ भी होती होगी, उसमें कुछ भी चीज़ें बेचारी एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। वह जो बकरी है, बकरी सिर्फ घास खाएगी या अच्छे अच्छे पेड़ों के पत्ते खाएगी जी। अगर गाय आपने रखी है, गाय को खुला छोड़ने का प्रोग्राम रखो कि गाय जब घूम के आएगी तो वो अच्छी अच्छी चीज़ें खा के आएगी, वो दूसरी चीज़ खाएगी नहीं। उसके पास आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम है। वो बहुत सारे खा के पत्ते या वो घास भी काफ़ी वैरायटी का खाएगी, काफ़ी वैरायटी खुला में रहेगी तो। हाँ जी, तो वो दूध हम ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर जो हम दूसरा लेते हैं, पहले तो वो उनका फीड और इसकी इशू है, फिर उसके बाद दूध आ गया, हाउ दे स्टोर, उसके ऊपर प्रॉब्लम है। फिर उसमें क्या एडिटिव और डालते हैं अपने मल्टीप्लाई करने के लिए, वो आजकल बहुत बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, तो वो इशू है, क्योंकि दूध में भी मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो
अगर हम दूध को डाइजेस्ट कर पा सकते हैं, इन दैट केस अगर हम दूध को, बहुत सी ऐसी रेसेस हैं जो दूध को टॉलरेट नहीं कर सकते। हमारी स्पेशली इस रीजन की, पंजाबी रीजन के, हम लोग दूध को टॉलरेट कर सकते। इफ़ यू गो टू साउथ, साउथ में वो इतना सा भी दूध पहले उनका प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनके अंदर वो एंजाइम है ही नहीं टू ब्रेक डाउन। हमारे भी इसमें वैरायटी ऑफ है कि कुछ लोग पी सकते हैं, कुछ लोग नहीं पी सकते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, You're इट वाज welcome, सो welcome. मच इंफॉर्मेटिव। उम्मीद है हम जल्दी मिलेंगे एक बिल्कुल। नए टॉपिक पे। तो आपने आज आपकी भी हेल्थ इशू थे, आप रात को सो नहीं पाए और स्टिल आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड। जल्द मिलेंगे सर, थैंक यू। वेलकम।